अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है द आर्यन इरा वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें मेन जो हम लोगों ने रीडिंग करनी थी वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, उसके एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे। एडिशनल क्वेश्चन से ये होगा कि आप लोगों को बार बार चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एमसीक्यू चैप्टर जो भी मेन मेन चीजें जिनको आपको याद करना चाहिए तो वो सारी उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो वो एक लेक्चर हम उसको देंगे, उस तरीके से आपका सारा चीजें। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा छोटा होगा तो इस वजह से हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में देख लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट हम लोग एडिशनल क्वेश्चन को ही देंगे। ओके, एज यू नो दैट कि हम लोग अपने जो लेक्चर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक दफा इंग्लिश में रीडिंग करते हैं, देन आफ्टर दैट उसमें उर्दू में समराइज करते हैं और थर्ड टाइम उसको उर्दू के साथ एक्सप्लेन करते हैं, साथ फिर इंग्लिश के साथ। इस तरह से क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है वो भी सॉल्व हो जाता है और जिनको उर्दू में समरी चाहिए होती है वो भी मिल जाती है। और हर स्टूडेंट का एक ही लेक्चर में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और किसी को कोई एम्बिग्यूटी, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहता। Okay, without wasting our time, let's start our today lecture. Independent states. After the death of Harsh, Rajput established a number of free states which are as follows. Kannauj. The ruler of Kannauj was Raja Bhoj. This state expanded from Gujarat to Bengal in 9th and 12th century AD. Malawi, Malwa, Rajputana and Gujarat were also annexed to the state. Rajputs took over Delhi in 12th century. Prithvi Raj Chauhan was one of the prominent rulers who ruled Delhi and Ajmer state from 1165 AD to 1192 AD. कन्नौज। कन्नौज का हुक्मरान राजा भोज था। ये रियासत 19वीं और 10वीं सदी ईस्वी में गुजरात से बंगाल तक फैली। मलावा, राजपुताना और गुजरात भी इस रियासत के साथ मिल गए। राजपूतों ने 12वीं सदी में दिल्ली पर कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान मुमताज हुक्मरान में से एक था जिन्होंने 1165 से 1192 तक दिल्ली और अजमेर तक की रियासत पर हुकूमत की। ओके, ये इंडिपेंडेंस स्टेट है कन्नौज। इसका सबसे पहले जो चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो कन्नौज स्टेट है वो इस्टेब्लिश कब हुई और किसने इस पे मतलब इस पे वो इसका राजा कौन था, रूलर कौन था, फाउंडर कौन था। जो इसका फाउंडर था वो है राजा भोज। द रूलर मतलब हुक्मरान जो उसको चला रहा था। कोई भी रियासत होती है, कोई सिटी होती है, कंट्री होती है, कस्बा होता है, जो भी होता है तो वहां पर एक हुक्मरान होता है, गवर्नमेंट होती है तो वजीर आजम होता है, बादशाह होती है, कोई ना कोई वहां पर सरबराह वजीर आजम या उनका बड़ा होता है। तो वहां का जो कनौज की जो स्टेट थी, रियासत थी, वहां का जो बड़ा हुक्मरान या रूलर था वो कौन था? वो राजा भोज था। ये स्टेट कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, उसका रकबा का क्या था? उसका रकबा क्या था? गुजरात से बंगाल तक ही फैली हुई थी। और किस सेंचुरी में फैली? 9th और 12th सेंचुरी में। ओके, एडी का मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था लेकिन फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि बार बार एक ही चीज को सुनने से आप लोगों को माइंड में बैठ जाएगी और दोबारा भूलेगी नहीं। एडी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में होता है आफ्टर डेथ, आफ्टर जीसस क्राइस्ट डेथ। ऐसा नहीं है। एडी जो होता है स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, ये लैटिन वर्ड की एक टर्म है जिसका मतलब है
लैटिन वर्ड की एक टर्म है जिसका जो मतलब है वो है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एंड आफ्टर जीसस क्राइस्ट, मीन वो इवेंट जो लॉर्ड मतलब जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड में और उसकी डेथ के बाद हुए हैं, उनके बारे में जब भी हम लोगों ने बात करनी हो, उनके बारे में मेंशन करना हो, तो हम लोग एडी लिखते हैं। और वो इवेंट जो उनसे पहले हो चुके हैं उसके बारे में जब बात करनी होती है तो हम बीसी लिखते हैं, मीन बिफोर क्राइस्ट। ओके, अब इसमें कौन कौन सी स्टेट्स थी जो इसमें शामिल हो गई? इस स्टेट्स में और भी छोटी छोटी रियासतें थी जो इसके साथ मिलके और एक कन्नौज को जो एक बड़ी रियासत बन गई। उसमें कौन कौन सी स्टेट्स थी? एक मलावी, राजपूताना और गुजरात, ये 3 स्टेट इसमें शामिल हो गई कन्नौज स्टेट में। ठीक है, और राजपूतों ने इस पर हुकूमत की। राजपूतों ने दिल्ली को भी अपने साथ मिलाया 12वीं सेंचुरी में। और पृथ्वीराज चौहान वाज ए प्रोमिनेंट रूलर रूल्ड ओवर दिल्ली एंड अजमेर स्टेट। एक पृथ्वीराज चौहान है, वो एक प्रोमिनेंट बहुत ही मकबूल या मुमताज हुक्मरान है जिसने एक दिल्ली और अजमेर के दोनों जो स्टेट्स हैं उन पे हुकूमत की। और उनकी हुकूमत का ड्यूरेशन क्या था? वो 1165 एडी टू 1192 एडी। ओके, आपने इनमें से ये चीजें याद करती हैं। फर्स्ट क्या चीज आप लोगों ने याद करनी है इसमें से? राज्य रूलर रूलर कौन था कनौज का? देन उसमें कौन कौन सी स्मॉल स्टेट्स आती थी? देन दिल्ली और अजमेर पे कौन से रूलर रूलर ने उस पे कब्जा किया और उस पे रूल किया उसको, और किस सेंचुरी में किया? 12वीं सेंचुरी में किया। ठीक है, और कनौज की जो स्टेट थी वो हम लोग 9th और 12th की बात हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है दिल्ली। दिल्ली जो है, Timur family captured Delhi at the end of the 10th century AD. The founder of this family was Raja Angpal Chauhan. Rajput took over Delhi in 1170 AD. दिल्ली, तैमूर खानदान ने 10वीं सदी के आखिर में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस खानदान का बानी राजा अंगपाल चौहान था। राजपूतों ने 1170 ईस्वी पर ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया। ओके, दिल्ली, इस पर सबसे पहले दिल्ली को इसको कैप्चर, इसके ऊपर कब्जा कब हुआ? इसको कौन इस पे कब्जा किया? तमिल जो था खानदान था, उसने एट द एंड ऑफ 10th सेंचुरी के एंड पर उसने इन पर कब्जा किया दिल्ली पे। उसका जो फाउंडर है वो कौन है? वो है राजा अंगपाल चौहान, ये आप लोगों ने याद करना है। और उसके बाद राजपूत टुक ओवर दिल्ली इन 1160 AD। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आती है वो है तमिल। तमिल, in 10th and 11th century AD, a Tamil state was established in South India. It spread from India to Sri Lanka. 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी में जनूबी हिंदुस्तान में एक तमिल रियासत कायम हुई। ये हिंदुस्तान से श्रीलंका तक फैल गई। इसमें तो आप लोगों को दोबारा पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं। तमिल रियासत कायम कब हुई, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो 10th और 11th सेंचुरीज की बात हो रही है। और उसके बाद वो कहाँ से कहाँ तक फैली, इसमें ये याद रखनी है, इंडिया से श्रीलंका तक। ये 2 चीजें इसमें तमिल स्टेट में आप लोगों ने याद रखनी है। स्टैब्लिश कब हुई? 11th और 12th सेंचुरीज में। और इसका जो कहाँ से कहाँ तक इसका जो कस्बा था, या इसका जो हम लोगों ने जमीन उसकी रियासत बतानी हो, उसका एरिया वाइज बताना हो, तो उसका काम था स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। फोर्थ हमारे पास है बंगाल एंड बिहार। इन द 8th century AD, द पाल डायनेस्टी कैप्चर्ड बंगाल एंड बिहार। ऊपर हम लोगों ने राजा अंगपाल चौहान की बात की है, उसी की बात हो रही है। इन द 11th century, द सन फैमिली बिकेम द रूलर। बख्तार खिलजी Bukhtiar Khilji annexed the Sheikh to the Empire of Delhi in 1203 AD. बंगाल और बिहार, 8वीं सदी ईस्वी में बंगाल में पाल खानदान ने बंगाल और बिहार पर कब्जा कर लिया। 11वीं सदी ईस्वी में सिंध खानदान हुक्मरान बन गया। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इस हल को अपने दिल्ली की सल्तनत से जोड़ दिया। ओके, बंगाल और जो बिहार थे, ये लेटर जो होना है वो बख्तियार खिलजी ने इसे क्या किया था? दिल्ली के साथ जोड़ दिया था। लेकिन उससे पहले इस पे क्या किसने हुकूमत की? इस पे ना जो पाल डायनेस्टी हम लोगों ने ऊपर बात की है राजा की, उसी ने इस पे कैप्चर किया और इस पे हुकूमत की। किसमें, कौन से टाइम ड्यूरेशन में? 11th सेंचुरी में।
ओके। और सेन जो फैमिली थी वो बिकम द रूलर्स ऑफ दिस, मतलब इस स्टेट की। और उसके बाद इनकी हुकूमत के बाद एक कौन सा राजा आया, बख्तियार खिलजी, उसने इस स्टेट को दिल्ली के साथ मिला दिया। लास्ट हमारे पास है वो है साउथ इंडिया। Rajput dynasty ruled over South India from the beginning of the 9th century to 973 AD. After it, the Chalcolgias family ruled over this empire. Then Yadavs captured the state in 1200 AD. राजकोट से खानदान ने 19वीं सदी के आगाज से 973 ईस्वी तक जनूबी हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इसके बाद चलुकिया खानदान ने इस सल्तनत पर हुकूमत की। फिर यादवों ने इस रियासत पर 1200 ईस्वी में कब्जा कर लिया। हमारे पास जो है आखिरी है जनूबी हिंदुस्तान, वो उसमें कौन सा आया जिसने इस पे हुकूमत की, राष्ट्रकूट ने, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी आया, चलुकियास खानदान आया, उसने हुकूमत की। और देन आफ्टर दैट थर्ड पार्टी आई या दोस्त कैप्चर्ड द स्टेट इन 1200 AD। तीन ड्यूरेशन या तीन रूलर या तीन हुक्मरान इस स्टेट में आए हैं, उन तीनों के नाम बता दिए गए हैं। ओके। और इसको सबसे पहले स्टार्टिंग इसका जो है सबसे पहला कौन सा है, वो राष्ट्रकूट है। डायनेस्टी रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। उसके बाद किसने, चलुकियस फैमिली। एंड आफ्टर दैट यादोस। और 12 AD में इसके यादोस ने कैप्चर किया था। और इसका भी टाइम ड्यूरेशन मेंशन है, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं है। ओके, इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, 10-12 हम लोग देख लेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो जो हमारे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बाकियों को हम लोग उसके साथ फिर देखेंगे। ओके, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच वाज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। आर्यन जो थे, हम लोगों ने अराइवल हुआ उनका हिंदुस्तान में, तो उनका ओरिजिनल जो होमलैंड था, ओरिजिनल मीन वो कहाँ पे पहले रहते थे, कहाँ से वो होके इधर आए, इधर इनको मूव ऑन किया, उनका ओरिजिनल होमलैंड क्या था। सबसे पहले आर्यन थे कौन थे, आर्यन वर इन्वेटर्स, वो इन्वेटर्स थे। दे इंटर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इनटू साउथ एशिया, वो सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में एंटर्स हुए थे। मतलब वो सेंट्रल एशिया उनका जो था ओरिजिनल होमलैंड था। आप इतना भी इसका आंसर लिख सकते हैं, विच वाज ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन, इसका आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं, द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन वाज सेंट्रल एशिया। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है who was the local population of South Asia when Aryans entered that region। मीन ऊपर हम लोगों ने भी क्वेश्चन देखा, जब आर्यन सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया से आए तो वहां पे भी तो ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे होंगे ना, तो वो कौन थे, उनकी क्या कास्ट थी, वो किस तरह के लोग थे, ठीक है। तो वो कौन थे, Dravidians were the local population of South Asia when Aryans entered that region। जब आर्यंस वहां पे आए तो वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन थी वो कौन थी, ड्राइवेडियंस थे। ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है वाई डिड आर्यंस लीव देयर होमलैंड, कि आर्यंस ने अपना जो होमलैंड था उसको लीव क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। उन्होंने अपना होमलैंड जो छोड़ा था, छोड़ के वो सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया मूव ऑन किए, तो अंडरस्टूड है कोई ना कोई पीछे वजह होगी, तो वो वजह क्या थी। उनके पीछे वजह क्या थी, उनकी वजह जो थी, they were made to leave their homeland, they were made to leave their homeland due to the scarcity of food, के फूड की कमी की वजह से उन्होंने अपना होमलैंड छोड़ दिया था।
फूड की कमी की वजह से उन्होंने अपना होमलैंड छोड़ा, ये भी वजह हो सकती है। ये भी वजह हो सकती है दे इंटर्ड इंडिया इन द सर्च ऑफ न्यू मेडोज एंड ग्रीन फील्ड्स। मीन उनके पास जो होते थे जानवर होते थे, उन जानवर को पालने के लिए उनको ग्रीनरी चाहिए थी, घास चाहिए थी उनके लिए। तो वो उनकी तलाश में, उनकी सर्च में, कि वो क्या हुआ कि वो उन्होंने अपनी जगह छोड़ी और इंडिया में दाखिल हो गए। थर्ड हमारे पास इसकी जो काज है वो वजह, वो क्या है कि फैमिली कॉल वर अनदर काज ऑफ लिविंग देयर होमलैंड। हो सकता है कि खानदान में आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती हूँ, कस्बों में, खानदान में, एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ, ऐसा। तो वहां पे कुछ लोग वहां से मूव ऑन करके दूसरी जगह चले गए, ये भी वजह हो सकती है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन में आल्सो बी द कॉज ऑफ दिस स्टेप। एक जगह पे जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो वहां पे जगह की कमी हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर वहां से दूसरी जगह मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो अपना जिंदगी का अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सके। अब एक जगह पे कितनी कैपेसिटी, एक कमरे में अगर 2 लोगों के रहने की कैपेसिटी है, तो हम लोग 10 लोग अगर उसमें रहना शुरू कर देंगे तो इट्स कांट पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो सुकून से रह सके। तो जरूरत है जिंदगी को पूरा करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये भी उनके लीव करने की, वहां से जाने की वजह हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, हाईलाइट द लोकल सिस्टम ऑफ द आर्यंस। आर्यंस का जो लोकल सिस्टम था, जो सोशल सॉरी सिस्टम है, उसके हाईलाइट करें, मतलब उसके बारे में बताएं कि वो कैसा था। द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्राइब्स। आर्यंस के डिफरेंट ट्राइब्स थे, मतलब कौन किस कबीले से ताल्लुक रखता है। जैसे वी कैन से दैट कास्ट एंड क्रीड सिस्टम, कि ये ऊंची जात के लोग हैं, ये निचली जात के लोग हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं कि यार कोई सैयद है, कोई कुछ है, कोई मलिक है, कोई राजपूत है, कोई किस तरह से, हर एक की अपनी अपनी कास्ट है। कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है। तो ये सारी कास्ट एंड क्रीड सिस्टम में आ रहा है कि वो डिफरेंट आर्यंस के डिफरेंट ट्राइब थे, डिफरेंट उनकी उनकी पहचान थी, उनकी शिनाख्त थी, आइडेंटिटी थी। देयर स्टाइल ऑफ लिविंग वाज वेरी सिंपल। वो बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते थे, मतलब सादा घरों में रहते थे, सादा उनकी खुराक थी, ऑल दैट, इस तरह की चीजें। दे वर ग्रेट प्रमोटर्स ऑफ रिलीजियस कस्टम्स। मतलब अपनी रिलीजियस के साथ वो बहुत रिश्ते थे, अपनी रिलीजियस चीजों के साथ बहुत जुड़े हुए थे, अपनी ट्रेडिशन और कल्चर के साथ, अपने रिलीजियस के साथ उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लिविंग उनकी सादा थी, सिंपल जिंदगी वो गुजार रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव ऑन भी कर रहे थे, लेकिन अपने रिलीजियस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। दे वर फंड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। मतलब उनको डांस एंड म्यूजिक का उनके रिलीजियस में भी था। दैट्स वाई उन्हें लगाव था इंतहा की हद तक। किससे? डांस से और म्यूजिक से, मतलब इन दोनों चीजों से उन्हें इंतहा का लगाव था। नेक्स्ट जो चीज है वो है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ राजा इन दी आर्यन फैमिली सिस्टम। के राजास का कॉन्सेप्ट क्या था, उनके नजदीक राजास क्या हैसियत रखते थे, आर्यन फैमिली के नजदीक, क्या उनकी ट्राइब में राजास का क्या कॉन्सेप्ट। द हेड ऑफ द ट्राइब वाज कॉल्ड राजा। जो उनका हेड होता था ट्राइब का, उसको क्या कहते थे? राजा कहते थे, उसको राजा कहा जाता था। द पावर ऑफ राजा इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि उनकी विद द पैसेज ऑफ द टाइम उनकी जो पावर्स थी वो इंक्रीज हो गई। मतलब वी कैन से दैट अगर कोई भी मसला होता है, तो क्या होता है कि गाँव में अभी भी हम लोग देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द हम लोग देखेंगे, अगर गाँव में किसी भी चीज में कोई मसला होती है, तो आपस में लोगों में लड़ाई हो जाती है, तो वो अदालतों में तो बहुत दूर जाते हैं। वो पहले देखते हैं कि गाँव के इर्द गिर्द ही अपने गाँव में इस मसले को हल कर ले। अपने खानदान में एक पंचायत बुलाई जाती है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, दोनों पार्टीज का मुद्दा सुना जाता है, फिर उसको देखते हैं कौन। इस तरह से उनके गांव का एक बड़ा हुक्मरान होता था, राजा जो होता था, वो उनके सारे मसले हल करता था, उनके सारी प्रॉब्लम वो उसी ने हल करनी होती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, डिड आर्यंस नो अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ राइस। कि क्या उन्हें कल्टीवेशन ऑफ राइस के बारे में पता था आर्यंस को? ओके, दे डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ राइस। कि वो कल्टीवेशन ऑफ राइस के बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारे पास वही आ गया, तो फिर वो कौन सी ऐसी काश्तकारियां थी, कौन सी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में उनको इल्म था या वो जानते थे। नेम द क्रॉप्स विच दे वर नो हाउ टू कल्टीवेट। कि ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसलों का नाम बताएं जिनके बारे में उन्हें इल्म था कि इनको कैसे काश्त किया जाता है और कैसे वो उसको काश्त करते थे। वीट, गंदम और कॉटन, कपास, ये 2 चीजें वो काश्तकारी करते थे, और राइस की उनके बारे में कोई इल्म नहीं था।
लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग उनको करेंगे तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम एक ही लेक्चर में इन सबको कवर अप नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह हमारे एक लेक्चर और लगा, 2 लेक्चर लगे, तो हम लोग पहले एडिशनल क्वेश्चन सारे करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।